हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6 हेलो फ्रेंड्स क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चौथा चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने साल पहले हुई? 3500 साल पहले हुई। नोट कर ले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। तो ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। तो ये रीट में आया हुआ था, 2022 में रीट में आया था कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। तो सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है। तो सोम क्या है? सोम एक पौधा है। तो सबसे पहले वेद कितने हैं? वेद हैं 4। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। तो ऋग्वेद के 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके नाम है अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है और सोम एक पौधा है, जिसमें एक खास पेय बनाया जाता था, जिसे हमने पुरानी कथाओं में सुना ही था, सोम रस। तो वो एक तरह का सोम एक पौधा है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शेष और पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, मतलब तुम लोग जो स्कूल में पढ़ते हो, वो संस्कृत नहीं, उससे थोड़ी भिन्न है। तो वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? ऋषियों ने की। तथा इन विद्यार्थियों को आचार्य तथा ऋषियों मिलकर, जिन्हें आचार्य कहते थे, ये मिलकर अक्षरों, शब्दों और वाक्यों को छांटकर शेष और पाठ और कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता कौन थे? तो अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तुम अपन जो स्कूल में पढ़ते हैं उससे ये थोड़ी भिन्न थी। तो संस्कृत के बारे में पढ़ लेते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो संस्कृत में इतनी भाषाएं जुड़ी हुई थी। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता था क्योंकि आरंभ में उनमें से कुछ ऐसे शब्द थे, उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत का और माँ हिंदी का और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो, तो ये सब संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं। उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भाषा भी बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। और
हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, नहीं कि पढ़ा जाता था। तो ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था और उसे पढ़ा नहीं जाता था, मतलब उच्चारण किया जाता था। रचना के कई सदियों बाद इससे पहली बार लिखा गया। इसे छपने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। तो छपने का साल 200 साल पहले हुआ। तो छपने के साल 200 साल पहले। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन क्यों करते हैं? अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन क्यों करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह से अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों को भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। तो सूक्त का अर्थ हमने क्या था? सूक्त का अर्थ है अचित्र से बोला गया। और सूक्त किस में संकलित है? ऋग्वेद में संकलित है। ऋचाओं का गायन। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ यास और सतलज। तो ऋग्वेद कालीन यास और सतलज नदियाँ पूजित थी। के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ऋग्वेद में यास और सतलज नदियों की पूजा के बारे में बताया गया है, जिसने नाम विश्वामित्र नामक ऋषि ने पूजा था। सूक्त का एक अंश में है। ये पढ़ ले ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना। बुर्ज हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर से पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में संरक्षित हैं। जैसे हमने पहले लिया था कि पांडुलिपि कैसे बनती है, बुर्ज वृक्ष की छाल से बनती है। अब विश्वामित्र और नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। विश्वामित्र और नदियाँ। तो विश्वामित्र, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई, ये छोड़ो, ये कुछ अपनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं से अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का सिर्फ एक बार हुआ है। तो हमने पढ़ा था कि यास और सतलुज, इनकी तो विश्वामित्र ने पूछते थे, दो नदियों की पूजा की गई थी। और गंगा और यमुना का एक बार उल्लेख मिला हो और सरस्वती, सिंधु और इनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है ऋग्वेद में। अब है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो। यहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जाता था। तो ऋग्वेद काल में कौन सी ज़्यादा फसल को उगाया था? जो नामक फसल को जल्दी उगाया जाता था, क्योंकि ये जल्दी तैयार हो जाती थी और ऋग्वेद में उगाया जाता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, तो कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था और यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, तो यज्ञ में आहुतियाँ भी दी जाती थी और अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो लोग भी सरदार वैसे को चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, जिसमें युद्ध कला की निपुणता हो और बहादुर भी हो, संकट आने पर घबराए नहीं। ऐसे लोगों को ही योद्धा चुनते थे, सरदार चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो ऋग्वेदीन कालीन में लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? या तो उसकी काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान आदि के आधार पर या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर इनका विभाजन किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों के विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों का देखो, ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जा गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। मतलब काम के आधार पर दो वर्गीकरण किया है, जिसमें एक तो ब्राह्मण को सम्मिलित कर लिया और एक राजा को सम्मिलित कर लिया, क्योंकि ब्राह्मण तो यज्ञ करता था और करवाता कौन था? राजा करवाता था। इसलिए काम के आधार पर दो लोगों को चुना गया। ये राजा वैसे ही नहीं थे जिनके बारे में
तुम बाद में पढ़ोगे। ये ने तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा आप ही शासक नहीं बन जाता था। हाँ, तो पहले के ज़माने में राजा ऐसे नहीं थे, सेना नहीं थी, न ही कर वसूलते थे, तथा मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक नहीं बन सकता था, अपने आप ही शासक नहीं बनता था। मतलब विधि विधान के साथ शासक बनाया करते थे। जैसे हम देखते हैं फिल्मों में, जनता या पूरे समुदाय के लोग, दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा तथा विष शब्द वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय पर तुम ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। तो ऋग्वेद में किसके नाम मिलते हैं? विष और जन, दो नाम उल्लेखनीय है ऋग्वेद में। इसलिए हम पूर्वजन या विष या भरतजन या विष या यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। तो प्रार्थनाओं की रचना वाले क्या कहलाए? आर्य कहलाते थे। तथा अपने विरोधियों को दासु या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की तो वो तो खुद को अपना आर्य मानते थे, तथा उनके जो विरोधी थे उन्हें दासु या दस्यु के नाम से पुकारते थे। तथा दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद ही दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दासा वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था और जो काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, वहीं उस समय दूसरों जगहों पर तरह तरह का अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश पहेरी कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, महा बड़ा और पाषाण पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते थे और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो महापाषाण जमीन के ऊपर भी और जमीन के भीतर भी होते थे। महापाषाण मतलब बड़े पत्थर। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीनों के नीचे कब्रों में दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्य मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। तो काले लाल मृतपांड को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्लैक एंड रेड वेयर। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजारों और हथियारों और घोड़ों के कंकाल तथा सामान तथा पत्थर तथा सोने के गहने आदि सब मिले हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि मेहरगढ़ में एक कब्र के नीचे बकरी को दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। और उनकी पौराणिक मान्यता थी कि ये बकरी उसके खाने के लिए रखी हुई थी, पुरातत्वविद मान्यता है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्व ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मेनके और शंख पाए गए हैं। तो ब्रह्मगिरी में व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मेनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे उसके अनुयायी थे। तो ब्रह्मगिरी से क्या मिला है? 33 सोने के मेनके और शंख पाए गए हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानें चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग अवसर अनुसार शवों को दोबारा आ सकते थे।
तो मतलब परिवार को साथ में दफनाने की परंपरा भी थी। अब ये इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र देख लेते हैं। इनाम गांव ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। तो इनाम गांव कहाँ है? भीमा की सहायक नदी शायद कर्नाटक में है। ये इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वहीं लोग को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। सिर बर्तन ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए और शव के पास रख दिए जाते थे। तो इनाम गांव कहाँ है? भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, तो 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। तो 4 पैरों वाले एक मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था, बस्ती के बीच, मतलब बक्सा जैसे अभी चल रहा है, ऐसे बक्से में दफनाया गया था। और ये क्या है? ये इनाम गांव में है, जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। तो शव के पैर मुड़े हुए थे और गांव के सबसे बड़े घरों में एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था इनाम गांव में, जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ लेते हैं। क्या बताए हम कंकालू कहते हैं? छोटे आकार के आधार पर बच्चे एक कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। कंकाल किसी पुरुष का था तो स्त्री का था। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो ये महिला का कंकाल माना जाता है, क्योंकि महिलाएं गहने पहनती थी। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो पुरातत्व के बीच में ये समस्या जरूर रहती हैं कि अगर गहने मिल गए तो महिला के भी हो सकते हैं और पुरुष के भी हो सकते हैं, क्योंकि पुरुष भी पहनते थे और महिला भी पहनती थी। तो ये पहचानना काफ़ी मुश्किल सिद्ध हुआ। कंकाल का लिंग पहचानने का बहुत तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। तो कंकाल का लिंग कैसे पहचाना जाता था? उसकी हड्डियों की जांच से। चूँकि महिलाएं बच्चों का जन्म देती थी, इसलिए उनका कोटि प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। तो कोटि प्रदेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता था। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वेद हुए। तो चरक नामक एक प्रसिद्ध वेद कब हुआ? 2000 साल पहले। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता, तो चरक संहिता किसने लिखी? चरक नामक व्यक्ति ने, जो चिकित्सा शास्त्र के प्रसिद्ध वेद थे। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ हैं। तो उनका क्या मानना था? 360 हड्डियाँ हैं मनुष्य के शरीर में। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कोटलीज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। तो चरक नामक वेद हुआ था, जिसने 2000 साल पहले चिकित्सा शास्त्र में चरक नामक संहिता नामक किताब लिखी, जिसमें मनुष्य की 360 हड्डियाँ बताई है, जो 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा थी। और पुरातत्व मानते हैं कि चरक ने गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कोटलीज को जोड़कर ये संख्या बताई है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। तो इनाम गांव कहाँ है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इनाम गांव में गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चीतल, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, कड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो इतने सारे पशु पक्षियों के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसबेरियाँ एकत्र की जाती थी। तो रसबेरियों के एकत्र किए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इनाम गाँव से। गेहूँ, जो चावल, बाजरा के साक्ष्य इनाम गाँव से। मटर और तेल के साक्ष्य इनाम गाँव से। ये देख लेते हैं चीन में लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के लिए सबसे प्रधान उदाहरण ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। तो ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था।
इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था, क्योंकि ये मान्यता था कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों ने इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध में जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या इन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों की आग में डाल दिया जाता था और यहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम सोच रही हो, वे भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बना कर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो वेदों की रचना सबसे पहले 3500 साल पहले हुई और महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव के कर्षकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले और चरक लगभग 2000 साल पहले लिखी गई। किसने? चरक सही था और इन्होंने 360 हड्डियां मानी है। फिफ्थ चैप्टर अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं दूसरे। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से पहले हमने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते हैं हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संबंधी जन यानी लोग द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ ऐसा आयोजन ही था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ करते थे। अश्वमेध यज्ञ में ये होता था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, तो अगर घोड़े को रोक लिया जाता था तो ये समझा जाता था कि उसे लड़ाई करनी पड़ती थी, और घोड़े को अगर नहीं रोका जाता था तो ये समझा जाता था कि घोड़े वाला ज़्यादा शक्तिशाली है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन की या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सेचर होता था और यज्ञ के अवसर पर वे राजा की विजय तथा अन्यों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों में भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम से बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वेश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो जिन्हें शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण, तो वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इसके अंतर्गत ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। तो ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ भी शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और इसके संपादन की विद्या बताएगी। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालन, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरे ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता था। तो वर्ण किसे कहते हैं? पुरोहितों ने लोगों को 4 भागों में विभाजित किया जिसे वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था जिनका काम वेदों का अध्ययन। तो ब्राह्मण क्या काम करते थे? वेदों का अध्ययन करते थे। तो पुरोहित ने ब्राह्मण को वेदों का अध्ययन करने बदल बताया।
अध्ययन और अध्यापन यज्ञ करने के लिए कहता था, इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था, तथा उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तो क्षत्रिय का काम क्या था? लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर विश्य या वेश्य थे, जिन्हें कृषक, पशुपालन तथा व्यापारी आते थे, जिन्हें क्षत्रिय और वेश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो क्षत्रिय और वेश्य दोनों यज्ञ कर सकते थे, और वेश्य वर्गों में कृषक, पशुपालक तथा व्यापारी वर्णों को लिया था। और वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कई अनुष्ठान में अधिकार नहीं था, और प्राय औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिला तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो अंतिम वर्ण कौन था? शूद्र था, जिन्हें न तो अनुष्ठान करने की अनुमति थी और न ही अनुष्ठान करवाने की अनुमति थी। और औरतों को शूद्र माना गया तथा महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सब उत्तर वैदिक काल में हुआ, ऋग्वेद के बाद। और ये पुरोहितों के बाद, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के स्थान पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण, माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकारी, शिकारी तथा भोजन संग्रह शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों का दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों में संपर्क पवित्र माना जाता था। कुछ लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे, तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोग ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो वर्ण व्यवस्था पुरोहितों ने शुरू की। फर्स्ट वर्ण ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, और थर्ड वैश्य, और फोर्थ शूद्र। जनपद क्या है? महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ने होकर जनपदों के राजा माने गई। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। मतलब जन के बसने की जगह पूरा जनपद कहलाता था। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मरेठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख थे। तो जनपदों में दिल्ली के पास तो पुराना किला, और उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि कुछ लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ दूसरे और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरातत्वों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। यह आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो चित्रित दूसर पात्र किसे कहते हैं? विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिनमें कुछ दूसर और कुछ लाल रंग के थे, जिन्हें चित्रित दूसर पात्र कहते हैं। तब वहां पर ज्यामितीय आकृतियां थी। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। तो महाजनपद 2500 साल पहले अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें होती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि का परिचय देते थे। तो महाजनपद में ये गांधार झेलम नदी के तट पर स्थित है, और ये जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में है। और कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कोत्सल, ये सब उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी और राजगृह, मगध, वैशाली, वज्जी, अंग बिहार में, अवंती, उज्जैन, और तक्षशिला कहाँ पे स्थित? पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट है। तक्षशिला, वर्तमान तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और गांधार इस अफगानिस्तान के नाम से, अफगानिस्तान तो नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये सब महत्वपूर्ण महाजनपद थे। वज्जी, अंग,
और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इसी तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इसी तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लोगों की संख्या में जो ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजार स्त्रियों और पुरुषों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संबंधित आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे आगे अध्याय में। तो कौशाम्बी किले की दीवार, ये चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली हैं। ईंट का दीवार का अवशेष है। इसके लिए भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ। तो ये कौशाम्बी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अपने को इम्पोर्टेंट है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के निकट है। कर क्या है? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो इसके लिए कर सकते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों में राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने की प्रक्रिया चालू हुई। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कर सकी थे। प्राय उपज का 1/6 भाग, मतलब 1/6 भाग हिस्सा के रूप में किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो 1/6 भाग कर लेते थे फसलों पर। कारीगर के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। तो एक बुनकर हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, तो उनको राजा के महल में एक दिन काम करना पड़ता था कर चुकाने के लिए। पशुपालकों या जानवरों को उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो पशुपालक जानवर दूध घी बेच के कर चुकाते थे, दूध तेल। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तो व्यापारी लोगों को सामान खरीदना और बेचना, इन दोनों पर टैक्स लगता था। आर्किटेक्ट तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो आर्किटेक्ट तथा संग्राहक को जंगल से वस्तुएं देनी पड़ती थी। कृषि में परिवर्तन, तो कृषि में क्या परिवर्तन हुआ? कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन की लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे के फाल में आसानी से जोता जा सकता था। तो हल के फाल लकड़ी की तुलना में लोहे के बनने लगे, इसलिए फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार करके उनका रोपण शुरू किया। मतलब पहले बीज छिड़कते थे, अब मतलब पूरा वृक्ष ही उगा दिया, मतलब पूरा धान ही उगा दिया, धान उगाकर उसका रोपण किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर कम कार करते थे। ये शब्द इम्पोर्टेंट है। कम कार क्या है? तो कम कार किसे कहते थे? भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कम कार कहते थे। तो कम कार भूमिहीन को कम कार कहते थे। भूमिहीन खेती श्रमिकों को कम कार कहते थे। सूक्ष्म मगध, अब मगध के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी और यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। ये नहीं, जंगलों में से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे, इसकी खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। और मगध में तो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु मिले हैं। तो बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के शासक हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र का इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। तो महापद्मनंद मगध का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने नियंत्रण के बाहर उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगिर, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी। तो सबसे पहले पौराणिक राजधानी क्या थी? बिहार की, बिहार जिसे मगध कहा जाता था।
जिसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाया। तो मगध की सेकंड राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है कि बिहार की फर्स्ट राजधानी कौन सी थी। तो बिहार की फर्स्ट राजधानी राजगृह थी और बिहार की सेकंड राजधानी पाटलिपुत्र थी तथा आज के पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। तो 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वे मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में यास नदी के किनारे पहुंच गया था। तो 2300 साल पहले मैसिडोनिया में एक शासक हुआ जिसका नाम था राजा सिकंदर, जो विश्व के मतलब पूरे संसार को जीतने के फलस्वरूप आया था। लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में यास नदी के किनारे पहुंच गया। यास नदी के किनारे पहुंचा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हथियार हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तथा वो भयभीत क्यों थे? क्योंकि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हथियारों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए वो भयभीत हो गए थे। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा सिकंदर किस नदी के किनारे पहुंचा? तो यास नदी के किनारे। मैसिडोनिया का राजा यास नदी के किनारे पहुंचा। अब है वज्जी। मगध के बारे में पढ़ लिया। वज्जी, जिसे मगध एक शक्तिशाली राजा बन गया, उसके नज़दीकी वज्जी राज्य था। तो वज्जी कहाँ स्थित था? वो मगध के नज़दीकी था। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। तो इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, जो बिहार में स्थित है। मगध की राजधानी अपने पढ़ा है, पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्र बनी, और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी की राजधानी वैशाली, जो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो गण या संघ की शासन व्यवस्था कहाँ पर चली थी? तो वज्जी में। कहाँ पर चली थी? तो वज्जी में। गण किसे कहते हैं? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। और संघ का अर्थ है संगठन या सभा। तो संघ का अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से वे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रु के आक्रमण से निपटाने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। स्त्री, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो कौन इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे? तो स्त्री, दास और कमकार। कमकार क्या है? भूमिहीन श्रमिक। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। क्वेश्चन आ सकता है, बुद्ध और महावीर संबंधित थे गण या संघ से। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में संघ के सजीव का बहुत सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। जो अजातशत्रु कहाँ का राजा था? तो वज्जी संघ का नहीं, अजातशत्रु वज्जी संघ का नहीं था, मगध का था, सॉरी। तो अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ के पर आक्रमण करना चाहता था। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार, तो उसका मंत्री कौन था? वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अजातशत्रु ने वज्जी पर आक्रमण करने से पहले कौन से मंत्री को बुद्ध के पास भेजा? तो वस्कार था। तो मंत्री वस्कार था। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावली शत्रुओं का सम्मान करेंगे। उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो बुद्ध ने ये कहा था वज्जी संघ के बारे में। कई शक्तिशाली राजा इन संघ को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद इनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया गया। ये अध्याय 10 में पढ़ेंगे।
ये अन्यत्र भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ये व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। लगभग 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यहाँ ये एक सभा होती थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। नागरिकों के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरी द्वारा दी जाती थी और सभी नागरिकों की सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ये इम्पोर्टेंट है, एथेंस में औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों और शिल्पकारों के लिए एथेंस में रहने वालों को, काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों और घरों और कार्यस्थलों में काम कर रहे दासों को भी अधिकार, नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में ये सब परंपराएं प्रचलित थी।